स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम वीकेंड अड्डा में ये चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट में फूल और कांटे दोनों हैं और आपको इस रास्ते को बहुत संभल के पार करना है। मुझे उम्मीद है कि आप हम लोगों से जुड़े रहते हैं तो ये पार हो जाएगा, लेकिन बातचीत करना और आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब सर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, तो चीज़ें और हैं। ये कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं है, लेकिन चूंकि वो घटना हुई है तो इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। HDFC बैंक में बहुत सारे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी, लगभग 41 म्यूचुअल फंड के पास वो था, मतलब ऑलमोस्ट सभी के पास थोड़ा बहुत होता ही हो। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पोजीशन या तो कम की है या खत्म कर दी है, और लगभग कितना 8,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की गई है। ये बात भी सही कि पिछले 2-3 साल में बैंक ने रिटर्न बना के नहीं दिए। बैंक बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं किसी को, बिल्कुल, लेकिन रिटर्न नहीं बने। तो जो भी वही बात आप करी थी कि अब पेशेंस लोगों को लूज हो गया क्या, कि अब भाई उसमें से भी निकल लो। नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं नीरज जी। एक तो जो सेलिंग हुई है वो अगर मार्केट कैप देखें HDFC बैंक का तो उसका 1% भी नहीं है। तो हो सकता है ये थोड़ा एक टेक्निकल रीएलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज हो या रीबैलेंसिंग हो। पर दूसरी बात जो ज़्यादा ज़रूरी बात है कि बैंक की अर्निंग्स जो ग्रोथ मार्केट यूज टू था कि हर क्वार्टर 20% बढ़ेगी नेट इनकम, वो डाउट में है काफ़ी, और मैनेजमेंट भी गाइड कर रहा है। और आई थिंक HDFC का जो मर्जर हुआ HDFC बैंक के साथ, उसकी वजह से मार्जिन प्रोफाइल जो बैंक की है वो चेंज हुई है, और जो ग्रोथ प्रोफाइल है वो भी चेंज हुई है। और फिर भी बैंक जैसे बाकी हमारे इंडियन बैंक्स हैं, महंगा ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करता है। 2, 2.5, 3 टाइम की बुक वैल्यू, दो टाइम भी मैं दे सकता हूँ अगर सब्सिडरी की वैल्यू निकाल के। जबकि आपके पास JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो और ऐसे बड़े बैंक हैं जो अभी भी 1 टाइम, 1.25 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। सिटी बैंक को ले लें, चाइनीज़ बैंक से उनकी मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो 0.25 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। तो एज अ ग्लोबल इन्वेस्टर्स वो भी सबको ग्रोथ चाहिए। अगर ग्रोथ है तो आप उसके लिए प्रीमियम वैल्यूएशन देने को तैयार है। फ्रेंचाइज बहुत बड़ी है, इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, पर एट द सेम टाइम अगर नियर टर्म ग्रोथ नहीं है तो इन्वेस्टर्स रीएलोकेट करेंगे अपनी कैपिटल दूसरे सनराइज सेक्टर्स में जहां पे उन्हें रिटर्न बनाने की ज़्यादा उम्मीद है। तो मुझे लगता है थोड़ा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है। जब तक बैंक गाइड नहीं करेगा आके कि हाँ अब हम पुराने ट्रैक पे आ गए हैं जहां पे हम 10-15% अर्निंग्स ग्रोथ क्वार्टरली कंसिस्टेंटली देंगे, तब तक मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा एक ठहराव रहेगा इसकी वैल्यूएशन पे, कि जो वैल्यूएशन है वो एक कैप हो जाएगी जब तक ग्रोथ वापस नहीं आएगा। अरुण जी क्या लगता है आपको? हम लोग को तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार इतना अच्छा बैंक है और उसमें और वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में जबकि म्यूचुअल फंड्स के बाद कैश है, तो मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि रिडेम्पशन प्रेशर में वो ऐसा कोई चरनी का भी कोई प्रेशर नहीं होना, कोई प्रेशर नहीं है। क्या लगता है आपको, क्यों क्या होगा? एक तो जैसा कहा कि रीबैलेंसिंग है कहीं ना कहीं, और बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द मार्केट कैप, बट एक आई थिंक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। अगर आप देखें कि HDFC बैंक या कोटक या ICICI का सबसे बड़ा कंपिटिटिव एडवांटेज क्या था? कासा, वो जो डिपॉजिट होते थे जो कि लो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता था, वो धीरे धीरे आपने इक्विटी मार्केट या और वेल्थ मैनेजमेंट में जाना शुरू कर दिया। तो सबके जो कास आए हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिससे निम कंप्रेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है। ग्रोथ भी टेपर्ड ऑफ है बिकॉज ये बैंक्स बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं। इसमें अब 15% 18% का ग्रोथ दिखाना बहुत मुश्किल है। तो सिस्टम, ये सिस्टम बन चुके हैं। तो सिस्टम GDP अगर 8% से ग्रो कर रहा है, 7.5 से ग्रो कर रहा है, तो 7.5 प्लस 4, 4.5, 5% और लगा लीजिए, 12, 13, 14% की ग्रोथ आएगी। हिस्टोरिकल जो थी वो अब नहीं आएगी, जो ये हमारा मानना है। दूसरा, स्ट्रक्चरली जो चेंज हो रहा है बैलेंस शीट में, आई थिंक वहां से कहीं ना कहीं जो 4.5, 4, 5 की निम दिखाई है बैंक्स ने, वो अब बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगी। वेल्थ वहां क्रिएट हो रही है वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स में, अगर आप देखेंगे, क्योंकि सारा पैसा वो मैनेज कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में हो रही है, AMCs में ज़्यादा पैसा है, तो वहाँ पर आई थिंक ये बैंक्स के जो निकल के वैसा BFSI सेक्टर का वहाँ पर जा रहा है। इंटरेस्टिंग। अनुराग जी, आप भारत के बैंकिंग सेक्टर पे बहुत बुलिश रहते हैं हमेशा, और इसी को सबसे बढ़िया ट्रैकिंग भी करते हैं आप। आपको क्या लगता है कि क्या एक नए स्ट्रक्चरल चेंज से बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर गुजर रहा है? बैंक अब NBFC टाइप का बिहेव करना पड़ेगा उनको, डिपॉजिट नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, तो वो तो देखिए, अभय जी ने, अरुण जी ने जो माइक्रो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो एड्रेस किया ही। मैं एक मैक्रो व्यू देता हूँ नीरज जी।
1-1.5 साल पहले करीब मैंने भी कुछ एक ट्विटर पे पोस्ट निकाला था, उसमें मैंने कंपेयर किया था यूएस के 4 बड़े बैंक्स को इंडिया के एचडीएफसी बैंक से। एंड ब्रॉडली आई ब्रॉट आउट 2-3 लॉजिक। वन इज दैट ये देखिए बैंक्स को 4 टाइम्स बुक और 3.5 टाइम्स बुक कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक्स की ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द बुक साइज दे हैव। तो एक तो वो करेक्शन जरूरी था, वो लगता है कि अभी बैंक्स में एचडीएफसी बैंक ने तो वो करेक्शन ले लिया है, बाकी बैंक्स भी ग्रेजुअली उधर पहुंच रहे हैं। मेरा लार्जर बाय द वे एक आई वुड से द एचडीएफसी बैंक पीक्ड जब आई थिंक इकोनॉमिस्ट या कोई और मैगजीन में या फाइनेंशियल टाइम्स में शायद वो टॉप 10 ग्लोबल बैंक्स में एचडीएफसी बैंक टॉप 10 बैंक्स की लिस्ट में था। इट वाज द लोन इंडियन बैंक व्हेन जब एवरीबडी टर्न्ड अराउंड एंड सेड ये क्या है, मतलब ये कैसे हुआ, लाइक अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में वर्ल्ड का टॉप 10 बैंक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के उस पर था वो। और वहां पर फिर हमने जब एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज एंड एवरीथिंग कंपेयर किया बैंक्स का, और नेम्स भी आते हैं उसमें, तो यू नो देन वी रियलाइज के देखिए यू कैन प्राइस इन एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर, बट एक 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बैंक उतना ही ग्रो कर सकता है जितना कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है। उस टाइम पे भी एचडीएफसी बैंक के आई मीन इंडिया के टॉप 4 बैंक्स के एसेट्स अबाउट, यूएस में टॉप 4 बैंक्स ऑक्यूपाई अबाउट 50% ऑफ द एसेट्स एंड अबाउट 55% ऑफ द लाइबिलिटीज। इंडिया का भी रेशो तकरीबन यही है, आप एसबीआई प्लस 3 लार्ज बड़े बैंक ले लीजिए, सेम ही है। तो वहां साफ जाहिर था कि ये बहुत एक्सेसिवली ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा ग्रो करते तो फिर तो इनका, जिसको मैं मजाक में कई बार कहता हूं कि दुनिया पे कब्जा हो जाता है इनका, वो तो होने वाला नहीं था। तो नेचुरली प्राइस करेक्शन ही होना था नीरज जी। तो आई थिंक नाउ दे आर गेटिंग रीजनेबली प्राइस्ड, बट अभी इनमें ग्रोथ स्टोरी क्या है, आई थिंक इन्वेस्टर्स अभी तो खैर और तरह की बातों में घूम रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ स्टोरी कुल मिला के इंडिया की वहीं पर आएगी, आपकी डिस्क्रेशनरी पे आएगी, विच इज ऑटोज एंड यू नो ऑल दी यू नो तमाम तरह का डिस्क्रेशन जो भी हो सकता है, इवन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग, plus your technology and pharma, which is exports driven market, which used to be 40% at one time, right? ये अभी भी कैश फ्लो जनरेटर्स हैं, महंगे हो सकते हैं, वो आपको सिक्लिकली टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि आज के तारीख में देखिए अपॉर्चुनिटीज इतना इजीली तो कहीं भी नहीं मिलती हैं। और थर्ड इज बैंकिंग, बिकॉज हर कुछ जो होगा वो फाइनेंस बैंक से ही होगा। तो बाकी सब टेम्पररी है नीरज जी। एक इसमें एक ओवरहैंग हमेशा बना हुआ है, तब से कॉन्स्टेंटली इंटरनेशनली the big players have attained a stance that इस valuations पे अगर आपको exit मिलती है तो लो। तो at every rise whenever mutual funds try and buy HDFC Bank and any of these banks, seller हमेशा FII होता है। तो the sense is that ultimately retail investors are giving exits to those people at better prices। तो वो एक ओवरहैंग नीरज जी हमेशा बना रहेगा, अब उसको फेस करना है, बट वो तो रियलिटी है। आई मीन दैट वी हैव टू, वैल्यू क्या है देखिए, प्राइस सबको दिखता है, लेकिन वैल्यू क्या है वो तो देखिए आपको अपनी अपनी असेस करनी है। एफआईएस अपनी असेस कीजिए, आप अपनी असेस कीजिए। ये बात बहुत सही की अनुराग ने, ये चेक्स आपको खुद लगाने पड़ेंगे। तो बैंकिंग फाइनेंशियल में आप देखिए तो बहुत सारे स्टॉक हैं जिनकी अर्निंग जो है बढ़िया 30-40% की प्रॉफिटेबिलिटी चल रही कई सालों से, लेकिन रिटर्न नहीं बन रहा है क्योंकि वो टाइम करेक्शन ले रहे हैं, तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। ये बहुत समझना चाहिए लोगों को कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में क्या हो रहा है या किसी भी सेक्टर में क्या होगा, बहुत चल गया तो वो टाइम करेक्शन लेगा। तो ये तो एचडीएफसी बैंक की बहुत ज़्यादा बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली इसको समझना चाहिए। एक और कंपनी या सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन का जो भी है, वोडा आइडिया की बात मैं कर रहा हूँ। वोडा आइडिया में एक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी पिटीशन डाली गई थी कि उनके एजीआर को रिकैलकुलेट किया जाए, तो मना कर दिया कोर्ट ने, खारिज कर दिया कि कोई कैलकुलेशन री नहीं होगा। तो अब इन लोगों को पे करना है, तो मैक्सिमम जो पे आ रहा है वोडा के ऊपर आ रहा है और कुछ भारती के ऊपर आएगा। अब इसमें तो बीच में फंडिंग भी हुई और बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया उसमें OFS में। अब वो स्टॉक में तगड़ा करेक्शन हुआ है 2-3 दिनों के अंदर, जब से खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। तो चूंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स हैं, छोटे टिकट साइज होने की वजह से लोग चले जाते हैं अंदर। अब वो मन में तरह तरह के उनके ख्याल है। आपके हिसाब से क्या है स्टोरी इसकी, और जो इन्वेस्टर उनको क्या करना है? देखिए, ये हमने जब इसका QIP हुआ था तब हमने डिस्कस किया था हमने, और तब भी हमारी चर्चा इसी लाइन पे गई थी कि देखिए QIP हुआ, अच्छा हुआ, कंपनी के पास पैसे आए, थोड़ी जान आई उसमें, पर जो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्योंकि आपके सामने 2 बड़े कॉम्पिटिटर हैं, जियो और भारती।
जो एक अलग ही ट्रैक पे जा रहे हैं, मतलब वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, 5G में बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वोडा अभी भी काफ़ी बड़ा उसका सेगमेंट 2G वाला है जो 50-60 रुपए के आरपू पे चलता है, और फिर कस्टमर को एक्वायर, और कॉन्स्टेंटली आप मंथ ऑन मंथ कस्टमर लूज कर रहे हैं और बाकी गेन कर रहे हैं। तो एक वीक बिजनेस मॉडल, आपके कस्टमर जा रहे हैं, आपका आरपू गिर रहा है, आपके लॉस 7-8 हज़ार करोड़ का महीने का हो रहा है तो आप उसको कैसे रिवाइव करेंगे थोड़ा पैसा डाल के? तो एक वो जो थीसिस था कि नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन है वो इनके फेवर में जाएगी, तो काफ़ी कुछ जो है 70-75 हज़ार करोड़ का जो ड्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगा और वो भी रीस्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अब बिजनेस मॉडल तो वैसे ही तकलीफ में है, अभी भी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, लोगों को समझना चाहिए कि लॉस मेकिंग कंपनी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। तो कोई अभी ट्रिगर नहीं है, ना कोई नई टेक्नोलॉजी बनाने वाले, ना कोई नया कुछ बनाने वाले। और दूसरा मैं कहूँगा, एक जो इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी लॉन्ग है, उनको ये सोचना चाहिए कि वो और उनके आसपास कितने लोग हैं जो वो खुद सब्सक्राइबर हैं उसके। और अगर आप खुद सब्सक्राइबर नहीं है पर आप स्टॉक ले रहे हैं कि नहीं ये टर्न अराउंड हो जाएगा, तो वो एक बड़ी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है डिफरेंस, यू नो। तो मुझे अब फ्रैंकली मुझे लगता है कि ये बहुत वीक स्टोरी है। मेरा कोई सेल कॉल नहीं है, पर सिंस हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को मैं देखूं तो एक बड़े जाइंट प्लेयर्स हैं, बहुत प्रॉफिटेबल हैं, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, बड़ा कर रहे हैं अपने बिजनेस को, नई OTT में है, सब जगह ब्रॉडबैंड में है, सब जगह। और यहाँ पे एक छोटा सा वीक प्लेयर है जो और वीक होता जा रहा है। तो मैं इन्वेस्टर से समझना चाहूंगा कि वो क्या देख रहे हैं कि कोई इसमें इन्वेस्ट। मैं तो मतलब OFS में भी लोगों ने इतना बड़बड़ के लिया जी, 11 रुपए में शायद आया था, 11-12 रुपए में आया था, तो 12 रुपए में लिया, फिर 15-16 तक गया था। अब सारे तो नहीं निकले होंगे, कुछ तो भी होंगे उसमें। अरुण जी, आपको क्या लगता है, ये टर्नअराउंड स्टोरी हो सकती है या इस स्टोरी में बहुत प्रॉब्लम? इसमें गवर्नमेंट क्लियर है कि वो 3 प्लेयर्स चाहती है, इसको सरवाइव कराना चाहती है। तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हुई ना, अभी क्या हो रही है, बिट्स और पीसीज में हो रही है। एक बार वेंडर्स को भी उनके जो 1500 क्रेडिट था, वो क्रेडिटर्स को उनका भी वो कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में। एक बार QIP कर लिया, एक बार प्रोमोटर ने इन्फ्यूज कर दिया। ये सब कंबाइन इनको एक पैकेज लाना पड़ेगा जिसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटीज या तो डेफर करनी पड़ेंगी या उसको पार्ट इक्विटी या फुल इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, with fresh infusion from either a investor which can be either a strategic or a private equity or current promoters। जब ये complete पैकेज आ जाएगा ना, जिससे क्या होगा कि डेट लाइबिलिटीज आपकी खत्म हो गई, आपका कैपेक्स के लिए फ्रेश पैसा आ गया 5G में इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर वहां से आप देख सकते हैं ये कंपनी रिवाइव हो जाएगी। अदरवाइज जो सामने जो 2 बड़े, ऐसा होगा, देखिए चैप्टर 11 जो यूएस में होता है ना, वो इधर नहीं है भाई, वो होता वही है। इसमें अगर हो भी ना, तो अरुण जी की बात अगर मैं तो अगर हो भी जाए ये, पर जो एग्जिस्टिंग इक्विटी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, वो राइट ऑफ कर दीजिए आप उसको। अगर जो कंपनी रिवाइव हो गई, समझ लीजिए, अगर इनके कहने से एक तरीका है, पर उसका मतलब यही है कि फिर इतना ज्यादा डाइल्यूशन होगा कि जो एग्जिस्टिंग अभी की जो इक्विटी वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, वो काफी कम हो जाएगी। यस। और तीसरा एक और कंपोनेंट है प्राइसिंग, आरपू बढ़ना पड़ेगा। अभी क्या है, सारे प्रीमियम कस्टमर्स छोड़ के वोडाफोन दूसरी तरफ जा रहे हैं, वहां कहीं स्टॉप हो जाएगा और आरपू इनको बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको इसको पूरा फुली रिकवर कराना है। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, इस पे काम इकट्ठे एज एक ही हो, ये नहीं कि हाँ ये करा यही करा, वो क्या है, जो करा था वो तो सारा चला गया, जो इक्विटी पैसा आया था बहुत ले लिया है, वो क्या करेंगे? उनको सरकारी कंपनी है, तो अब तो सरकारी अगले साल तो पूरी तरीके से बन जाएगी और ज्यादा माल उधर जाएगा, क्या करोगे आप? हाँ, तो वो डेट कन्वर्ट होता जाएगा, तो आपका कम से कम जो डेट है, जो सर्वाइवल का इशू है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो यानी देजावू है इसमें, फिर वही कहानी घूम फिर के आ गई जो FS से पहले की थी कि ये कैसे चले। अनुराग जी, आपका कोई व्यू है क्या इस पे? जी नीरज जी, आपने ना, एक तो फिल्मी माहौल चल रहा है, चलिए तो फिल्मी तरीके से एंड करते हैं। आपने ना एक मुझे, और वो PSU भी था, उस पे कभी एक और उसी पे बाद में लाएंगे। एक बड़ी मेरी, दिस माइट एज मी, बट एक बड़ी फेवरेट फिल्म है, जाने भी दो यारो। हाँ, आज की जनरेशन ने तो नहीं देखी होगी, लेकिन आप सबने जरूर देखी होगी। मैंने उसको बाद में देखा, वो रिलीज तो शायद 81 के आसपास हुई होगी, बट बाद में देखा।
और उसमें आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे गवर्नमेंट सिस्टम काम करता है और कैसे एक करप्ट कमिश्नर है, दो बिजनेसमैन है, तनेजा एंड आहूजा एंड देयर इज अ कमिश्नर कॉल्ड डमेलो एंड बेसिकली एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड एंड द ओनली पीपल हु आर अनअवेयर इज द जनरल पब्लिक। अभी 81 से अभी आ जाइए जी, बहुत ज्यादा चीजें बदली नहीं है इन पीएसयूज में। देखिए अगर आपको, और गवर्नमेंट डोमिनेटेड कंपनीज, माय होल कंसर्न इज दैट ओनली इनसाइडर्स नो द स्टोरी एंड बाकी किसी को प्रॉफिट मिलता नहीं है। बिजनेसमैन आगे पीछे अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जैसा उसमें भी हो रहा है। अभी इसमें नीरज जी, रतन टाटा साहब का एक बहुत पुराना एनेक्डोट है। जब लाइसेंसेस मिल रहे थे वोडाफोन, आई मीन जब मैं बहुत 2002 से 2008 के पीरियड की बात कर रहा हूँ, व्हेन ही सेड के कमरे में यार 14 लोग थे जिन्होंने लाइसेंसिंग का बिड किया था टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का, एंड वो बिडिंग वगैरह हुई और टाटा तो अपने प्रिंसिपल पर थे कि हम तो कुछ ना ब्राइब देंगे ना लेंगे। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो ही सेड यार आई वाज सरप्राइज कि 15 या 16 लोगों को लाइसेंस मिल गए, वी वर द ओनली वंस जिसको लाइसेंस नहीं मिला। तो बहरहाल मतलब ही लर्न कि यार ही वाज द ओनली आउटसाइडर इन द होल मीटिंग, बाकी सब इनसाइडर थे। तो कुल मिला के नीरज जी, अभी चाहे जुडिशरी आ जाए, चाहे गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, ये सब गैम्बलिंग है। इसमें हमें इसमें इन्वेस्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें या गवर्नमेंट को खेल पता है, या जुडिशरी को पता है, या जो बिजनेस में है उसको पता है। बाकी सब इसमें सिर्फ गैम्बल कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड स्टे अवे, और एनी सच स्टोरी सेम पीएसयू पे एग्जैक्ट कर सकता हूँ नीरज जी। ऑफ कोर्स। तो अभी जी एक छोटा सवाल इसमें, क्योंकि समय काफ़ी कम है, जो इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर वो क्या बेचारे वेट करें, देखिए शायद कुछ हो। देखिए गैम्बल लिया था, वो गैम्बल नहीं चला, जो अभी जो उन्होंने इस ट्रिगर पे गैम्बल नहीं चला। तो अब आपका वो नहीं चला, तो आपको हार्ड कॉल लेके एक स्टॉप लॉस लग के, मुझे लगता है कि जो भी है लॉस बुक करके निकल जाए मार्केट में, और अपॉर्चुनिटी, ऐसे अनुराग ने कहा, ये इन्वेस्टर्स का स्टॉक नहीं है, ये एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है। तो अगर आप स्पेकुलेटिव खेलना चाहते हैं, थोड़ा खेलने ट्रिगर्स मुझे नहीं लगता कोई भी नियर टर्म में है, या मीडियम टर्म में भी, या लॉन्ग टर्म में बिजनेस ब्रोकन है। और अपॉर्चुनिटी हमेशा इन्वेस्टर्स के पास होती है कि ये निकाल के कहीं और नया सेक्टर ढूंढें जहाँ पे रिटर्न बनाने की अपॉर्चुनिटी है। मेरी एडवाइस रहेगी बेस्ड ऑन व्हाट डेटा इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। अरुण जी, फाइनल कॉल। क्या सोच के लिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम नहीं पूछा किसी ने। तो वो बहुत जरूरी है। आपको लगता है आप किस कैंप में हैं, आपको लगता है ये रिवाइव होएगा, सब हो जाएगा, तो आप वहीं टिके रहेंगे। आपको लगता था नहीं ये क्यू पिटीशन इनके फेवर में आ जाएगा, नहीं आया तो निकल जाइए। करेक्ट। तो इसमें जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी, इसलिए डिस्कस हमने किया क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी थी और इस पर बहुत लोग इन्वेस्टर रहे होंगे, तो इसलिए हमने लिए। एक डिस्क्लेमर के तौर पे, जितने भी स्टॉक के नाम लिए गए, एचडीएफसी बैंक, वोडा, कोटक, एक्सिस, किसी में भी ना बाई की कॉल है ना सेल की कॉल है। ये समझने के लिए, चूँकि न्यूज़ में है स्टॉक्स, तो इसके लिए स्पेसिफिक चर्चा की गई है। आप कुछ भी एक्शन लें तो अपने एडवाइज़र से राय लें, हमारी राय से बिल्कुल इत्तेफाक मत रखिए। लेकिन मार्केट की जो पूरी चर्चा है उसका लब्बो लुआब ये है कि आपको आंखें खुली रखनी है, कान एकदम खड़े रखने हैं, तो बाल भी खड़े रखिए अगर एकदम तो एंटीना कैच करेगा, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे आपको रिस्क प्रीमियम बहुत ज़्यादा देना पड़ सकता है अगर आप इसमें एडवेंचर करेंगे। तो ये लगातार हम इसीलिए हर हफ्ते आपको इस चीज़ों से रूबरू करा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट उस जोन में घुस गया अब कि अभी अर्निंग सीजन आएगा तो पता नहीं किसकी अर्निंग खराब हो गई। अभी देखिए एक्सेंचर ने ये कहा कि हम अपने प्रमोशन डिले कर रहे हैं, सारे आईटी स्टॉक, हमारे यहाँ के आईटी स्टॉक की ऐसी वाट लग गई एकदम। तो इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, और होपफुली आप हमसे जुड़े रहते हैं तो ज़रूर इसको देखते होंगे। तो इसी के साथ बहुत शुक्रिया, और इस शो को दोबारा देखना है तो आप यूट्यूब में देखिए जाके, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और किस तरह के शो आप चाहते हैं वो सब हमें ज़रूर बताइएगा। अनुराग सर बहुत बहुत शुक्रिया, अमेरिका से हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर एक और बढ़िया टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।